स्वागत है, मैं हूं तमन्ना। नोटबंदी के 50 दिन तो कब के पूरे हो गए, लेकिन उसके बाद आने वाले अच्छे दिनों का अब भी इंतजार है। एटीएम से पैसे निकालने की सीमा 4,500 तक बढ़ाई गई है, लेकिन बैंक खातों पर लगी 24,000 की विड्रॉल लिमिट अब भी बरकरार है। खबरें हैं कि जितना पैसा 8 नवंबर को रद्द किया गया, उसका 97% बैंकों में वापस आ गया है। सवाल इस बात पर भी उठ रहे हैं कि रिजर्व बैंक ये साफ साफ क्यों नहीं बताता कि कितना पैसा डिपॉजिट हुआ है। लेकिन पैसे निकालने की किल्लत तो नोटबंदी का एक पहलू ही है। असली परीक्षा तो अब आएगी। सरकार ने खुद नए अनुमान में जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा 7.6% से घटाकर 7.1% कर दिया है, लेकिन इस आंकड़े में नवंबर का महीना नहीं जोड़ा गया है। सवाल है कि अगर नोटबंदी के पहले ही जीडीपी ग्रोथ में सुस्ती आई है, तो नोटबंदी के बाद क्या होगा? किसानों के लिए इससे ज्यादा दर्दनाक कोई और बात नहीं हो सकती कि उन्हें अपने खून पसीने से उपजाई फसल सड़क पर फेंकनी पड़े। लेकिन नोटबंदी ने देश के कई इलाकों में ऐसे ही हालात बना दिए हैं। नोटबंदी ने इकोनॉमी के कई हिस्सों पर नेगेटिव असर डाला है और अब जीडीपी ग्रोथ पर भी इसका असर पड़ने की आशंका है। आरबीआई के बाद सरकार ने भी औपचारिक तौर पर वित्त वर्ष 2017 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान घटा दिया है। ताजा अनुमान के मुताबिक इस दौरान जीडीपी ग्रोथ 7.6% से घटकर 7.1% रह सकती है। मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन जैसे क्षेत्रों में ग्रोथ ज्यादा सुस्त पड़ने का अनुमान है और इस आंकड़े में नोटबंदी के असर का अनुमान नहीं जोड़ा गया है। In view of the government policy of denotification of notes, the volatility in the underlying figures, particularly the growth in deposits, was felt to be an outlier, and therefore a conscious view was taken not to include the estimate for November in calculating the estimate. Today, whatever statistics we have, whatever figures are coming out about the impact of demonetization are, broadly, mostly anecdotal and mostly based on impressions. Of course, some data have come and we have got some data, and there are positive data also. नोटबंदी के बाद बैंकों के पास डिपॉजिट तो खूब बढ़ा है, लेकिन कर्ज की मांग यानी क्रेडिट ग्रोथ का आंकड़ा 60 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। वहीं छोटे मझोले उद्योगों में कर्मचारियों की छटनी की खबरें आने लगी हैं। सरकार ने दावा किया था कि नोटबंदी से ब्लैक मनी पर तो प्रहार होगा ही, साथ ही इससे इकोनॉमी को फायदा भी होगा, लेकिन कम से कम छोटी अवधि में तो इकोनॉमी को नुकसान ही होता दिख रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि नोटबंदी के बाद अच्छे दिन कब आएंगे? और आज हम यही मूल सवाल पूछ रहे हैं कि नोटबंदी से इकोनॉमी को फायदा होगा या नुकसान। शॉर्ट टर्म में इस वक्त प्रेशर नजर आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो सारे फायदे मिलने थे, जो अच्छे दिन आने थे, वो कब आएंगे? आप इस पर अपनी राय दे सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल CNBC_आवाज पर जाकर, और साथ ही SMS के जरिए भी आप जुड़ सकते हैं हमारे इस पोल में। 51818 पर SMS कीजिए। आइए हम चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ आज जुड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम, कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, SKA एडवाइजर्स के चेयरमैन सुनील अलग, द वायर.in के फाउंडिंग एडिटर MK वेणु, ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट की सीनियर फेलो शमिका रवि, बिजनेस स्टैंडर्ड की कंसल्टिंग एडिटर शुभमोय भट्टाचार्य, और साथ ही हमारे साथ हैं किसान नेता युद्धवीर सिंह। इनके संगठन ने और दूसरे किसान नेताओं ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि नोटबंदी के चलते जो तकलीफें हुई हैं किसानों को, उसके लिए कुछ किया जाए। इनफैक्ट युद्धवीर सिंह जी, आपसे ही शुरू करते हैं। हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत में कुछ तस्वीरें दिखाई थी लुधियाना से, जहां किसान अपनी फसल फेंक रहे हैं। क्या चाहते हैं किसान नोटबंदी को लेकर? जो हुआ है उसके बाद क्या राहत चाहते हैं? देखिए, किसी से छुपा नहीं है। जो किसान के साथ हुआ है पिछले 2 महीने से जो हो रहा है, किसान अपनी फसल को लेके मंडी में जाता है, उसको उसका जो किराया है वहां तक ले जाने का, वो तक उसको नहीं मिल पा रहा है। मजबूर और फ्रस्ट्रेशन में किसान उसको सड़कों पे फेंक के लौट रहा। मतलब इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने भयावह हैं
आज ये एक मिथक बनाया जा रहा है कि महंगाई कम हो गई, सब्जियों के दाम घट गए हैं। महंगाई कम नहीं हुई है, दाम नहीं घट गए हैं। इस नोटबंदी के कारण किसान की जो उत्पादन है उसकी डिमांड नहीं रही है, उसका खरीदार उसे नहीं मिल रहा मंडी में, और किसान सड़कों पे फेंक के लौट रहा है अपने सामान को। क्या स्थिति है किसान की, इसका अंदाजा सहज लगाया जा सकता। अब ये सपने दिखाने वाली बात है। सरकार ने कहा कि 50 दिन के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस देश में आएगा। वो तो अभी आपने पहले बताया ही है कि 97% नोट इनके पास आ चुके हैं। जिस ब्लैक मनी को निकालने के लिए ये सारा ड्रामा किया गया, उसका नतीजा तो देश के सामने आ गया। 97% नोट इनके पास उसमें युद्धवीर सिंह जी जो 97% का आंकड़ा है उसमें हम क्लैरिफाई कर दें, ये हम सूत्रों के हिसाब से कह रहे हैं, कोई औपचारिक आंकड़ा अब तक आरबीआई ने जारी नहीं किया है, बल्कि हम सवाल पूछ रहे हैं कि अब तक क्यों नहीं जारी किया। जी, कई लोग कह रहे हैं। जी, ये केवल आप नहीं कह रहे हैं, ये देश में बहुत मंचों से इस बात को उठाया जा रहा है। और सरकार को अगर लगता है ये ठीक नहीं है तो सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। उसमें सरकार जो है पिछले 20 दिन से छुपा रही है उस बात को। जब इन्होंने एक दफे 12 लाख करोड़ की बात की थी और उसके बाद निरंतर सरकार उस बात को छुपा रही है। देश के सामने आना चाहिए कि कितना ब्लैक मनी का अनुमान था और कितना डिपॉजिट आपके पास था। या तो आपका अनुमान गलत था या ब्लैक मनी को व्हाइट कर लिया गया, ब्लैक मनी को बदल लिया गया। सरकार का पूरी तरह से फेलियर है और उस फेलियर की बलि चढ़े हैं देश के किसान। सबसे सॉफ्ट टारगेट उनको, किसान को अक्टूबर के महीने में अपनी खरीफ की फसल बेचनी होती है और रबी की बिजाई करनी होती है नवंबर में। तो जो फसल बेचनी थी वो नहीं बेच पाया या उसने सस्ते दामों पे उसको लूट लिया गया मंडी में। किसानों को परेशानी हो रही है, किसानों को परेशानी हो रही है, वो अपनी फसल फेंक रहे हैं। दूसरी तरफ नौकरियों पर असर पड़ रहा है। शमिका जी, 7.1% का रिवाइज जीडीपी आंकड़ा आया है और ये अक्टूबर तक का आंकड़ा है। इसमें नोटबंदी का आकलन नहीं किया गया है। आपके मुताबिक किस तरह का हम जीडीपी हिट देख सकते हैं इस साल के अंत तक? देखिए, बहुतों ने इसका रिवीजन डाउनवर्ड किया है क्योंकि डीमोनेटाइजेशन से एक डिस्टॉर्शन तो आ गया है इकोनॉमी में, कई सेक्टर स्लो डाउन हुए हैं। लेकिन अगर एग्रीकल्चर पे बात की जाए तो ये जो युद्धवीर जी बोल रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक पॉजिटिव स्टेप ये है कि डीमोनेटाइजेशन के बावजूद एकरेज में कमी नहीं आई है। जो आंकड़े आ रहे हैं उसके अनुसार एकरेज जो है, जितना एकर्स सोइंग हुआ है उसमें कोई कमी नहीं है। सो आगे अगर देखा जाए तो शायद इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं हो डीमोनेटाइजेशन का इवन ऑन एग्रीकल्चर, जितना कि अनुमान ऐसे जनरली एनेक्डोटल एविडेंस से लगाया जा रहा है। लेकिन ओवरऑल रिवीजन तो नीचे होगा। लेकिन तमन्ना, ये सोचने की बात है कि जो ये डीमोनेटाइजेशन हुआ है इसके फायदे सिर्फ लॉन्ग रन में ही देखे जाएंगे। शॉर्ट रन में दिस इज बिल्कुल और ये मानी हुई बात है, सबने ये पहले भी वार्निंग दिया हुआ था कि इससे पेन्स तो बहुत होंगे, सभी सेक्टर्स में होंगे। लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट पे रहा जाए तो देखिए, एम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ 83% इनफॉर्मल है और जबकि हम लोग 25 साल से वी आर सीमिंगली लिबरलाइज्ड इकोनॉमी, और हमारे यहाँ जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की भी जो ग्रोथ हुई है उसमें भी एम्प्लॉयमेंट ज्यादातर इनफॉर्मल ही रहा है। तो ये डीमोनेटाइजेशन से एक चीज तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जो होंगे, जो लेबरर्स को दी जाएंगी, वो कैश वाली नहीं, वो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स होंगी। तो फायदे हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में है। ओके, तो लॉन्ग टर्म कब है? ये लॉन्ग टर्म कब किक इन होगा, ये सवाल है। सुनील अलग जी, एक आंकड़ा जो बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स द्वारा, क्योंकि कोई ऑफिशियल आंकड़े इस वक्त ऑब्वियसली है नहीं, कि 4 लाख तक नौकरियां गई हैं नोटबंदी के कारण। ऑटो सेल्स घटी है, सीमेंट सेल्स घटी है, पीएमआई घटा है, कई सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो बता रहे हैं कि स्क्वीज हुआ है इकोनॉमी पर। सवाल है कि ये कब चेंज होगा सिनेरियो, और कैसे हमें पता है कि चेंज होगा भी? ये देखिए, मैं तो शुरुआत से कह रहा हूं कि 1 फरवरी को जो बजट होने वाली थी, अनलेस गवर्नमेंट इकोनॉमी को फिलिप नहीं देगी, मेरे ख्याल में तो वो देंगे ही डेफिनेटली। दिस डिमोनेटाइजेशन बाय इटसेल्फ इज अ बैड मूव।
एक ही मूव आप लेके पकड़ के बैठे जाएंगे। और जो आपने कहा है 3 महीने में जो हुआ है, इट्स व्हाट अंग्रेजी में हम लोग उसको कहते हैं BGO, इट्स अ ब्लाइंडिंग ग्लिम्स ऑफ द ऑब्वियस। सबको मालूम है कि मुश्किल है, सबको मालूम है कि ये GDP ड्रॉप हुआ है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, तो आप बार बार ये दोहरा रहे हैं, तो इट्स राइट नाउ इट हैज नो इम्पैक्ट। अब देखना है कि 1 फरवरी को अगर बजट अलाउ करते हैं ऑपोजिशन, पहले तो ऑपोजिशन को अपने आप दे हैव टू थिंक कि क्या कह रहे हैं। पहले 31 दिसंबर को जब प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच दी तो उन्होंने कहा बजट की कोई अब जरूरत नहीं है, उन्होंने तो सब कुछ बता ही दिया है। अब लड़ रहे हैं कि नहीं 1 फरवरी को बजट मत दीजिए क्योंकि 5 स्टेट में इलेक्शंस है। अरे 22 स्टेट इंतजार कर रहे हैं इलेक्शंस के लिए, बजट के लिए। उनके लिए जो एम्प्लॉयमेंट, लोअर एज ऑफ टैक्सेस, सब कुछ जो सुनाना था, ये कह रहे नहीं और डिले करिए। अगर और डिले करते जाएंगे तो और भी लंबा चलेगा। मैं तो सोचता हूं अगर 1 फरवरी को बजट अनाउंस किया जाए एंड इफ इट इज सुनील अलग जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मिडिल ऑफ फरवरी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सरकार ने साफ किया है, सरकार ने साफ किया है कि वो 1 फरवरी, नहीं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, सरकार ने साफ किया कि वो 1 फरवरी को बजट अनाउंस करेंगे। उनको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि वो बजट अनाउंस ना करें। और आप कह रहे हैं कि ग्लेरिंगली ऑब्वियस। देखिए, नहीं, आपसे मेरी बात हुई थी पहले सर, आपने कहा था लेट अस वेट फॉर 50 डेज। हमने वेट किया, अब कब तक वेट करें, यह सवाल है सर। नो, आई नेवर सेड दैट, आई सेड 1 फरवरी ऑलवेज। नो तमन्ना, डोंट मिसकोट मी। मैं शुरुआत से कह रहे आया हूं, आई एम नॉट अ बीजेपी मेंबर। मैंने कहा 1 फरवरी ऑफ द बजट। आप 50 दिन पे अटके हुए हैं, मैं तो कभी भी नहीं अटका हुआ था उस पे। मैंने कहा तो कभी होगा भी नहीं। मैंने कहा था 1 फरवरी बजट होगी। अगर बजट ठीक है तो यू वॉच 15 फरवरी से सब कुछ इंप्रूवमेंट विल स्टार्ट। So don't misquote me. Okay. I never said 50 days. Ever in my life. Okay. आप rewind कर लीजिए सारे चैनल्स में। मैंने कहा 50 दिन and then I'm saying if we get a good monsoon, you watch from April. Okay. तो अप्रैल सुनील अलग के मुताबिक मैंने कभी नहीं कहा था। नहीं, 50 दिन का जो आंकड़ा आया है वो प्रधानमंत्री जी के स्पीच से ही आया है, इसलिए हम सब 50 दिन कह रहे हैं। एम के वेणु सुनील अलग के मुताबिक 1 फरवरी को अगर सही सा बजट आ गया, प्रधानमंत्री हूं नहीं मैं, आपने मुझे पूछा, मैंने बता दिया आपको। 1 फरवरी से अगर सही सा बजट आया, सुनील अलग कह रहे हैं कि 15 फरवरी तक उसके इफेक्ट किक इन होंगे और अप्रैल तक हालात सुधरने चाहिए। 15 फरवरी से शुरू हो जाएगा ग्रोथ। वॉच। आप अग्री करते हैं? एम के वेणु जी, आपका क्या आकलन है? देखिए, मैं तो मैं जब तक इस मामले में जब तक मैं टिप्पणी नहीं करूंगा जब तक पूरी जो विड्रॉल रिस्ट्रिक्शन जो है फ्री हो जाएगी। मैं आपको एक सिंपल किस्सा बताता हूं। आज मैं अपने HDFC बैंक गया और उन्होंने मुझे जो 24,000 रुपए दिए, जो मेरा जो एंटाइटलमेंट था, उसके बाद उन्होंने फिर मुझे कहा कि मैं अपना डेबिट कार्ड अब यूज नहीं कर सकता। इसका मतलब तमन्ना, एज ए कंज्यूमर, मैं अगर बाहर जाके कुछ चीज खरीदना चाहता हूं, 5,000 की चीज या कुछ कमीज, या उन्होंने कहा कि आप डेबिट कार्ड अब यूज नहीं करते, आपका कोटा खत्म हो गया है। तो ये स्थिति तमन्ना कब तक रहेगी मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये कंजम्पशन को ये क्रिम्प करेगा। चाहे बजट भी ले आए फरवरी को, मैं मानता हूं अगर अच्छा बजट तो जरूरी है, प्री कंडीशन है, जो सुनील अलग जी बोल रहे हैं मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं। मगर बजट के बाद भी तमन्ना, अगर ये रेस्ट्रिक्शन रहेगा कंजम्पशन पे, अगर आप डेबिट कार्ड नहीं यूज कर सकते अपने लिमिट के बाहर, तो ये कंजम्पशन कब किक इन करेगा मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सारी इंडस्ट्री में कंजम्पशन पूरी बिल्कुल श्रिंक कर गई है। 20-30% दिसंबर में, 2 व्हीलर 30% दिसंबर में गिरा है। तो इसको वापस आने में टाइम लगेगा। और मैं इस बात से सहमत नहीं हूं जो सुनील अलग जी बोल रहे कि एकदम से वी शेप रिकवरी हो जाएगा, क्योंकि वी शेप होने के लिए सारी चीजों को एक पूरे इकोनॉमिक पूरी स्थिति को इंप्रूव करने की जरूरत है। ओके, लेकिन सवाल है कि कंजम्पशन लिमिट या विड्रॉल लिमिट हटाने से क्या चीजें ठीक हो जाएंगी? क्या वो एक लौता फैक्टर है शुभमोय जो पूरी स्टोरी को चेंज कर सकता है? तमन्ना जी, जीडीपी में क्योंकि 3 मोटे हिस्से होते हैं ग्रोथ कैलकुलेशन में। ग्रोथ ही है। किससे पूछ रहे हैं ये सवाल? प्राइवेट पैनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। शुभमोय से सवाल है, सुनील अलग आप उसके बाद आइए, आप रिटॉर्ट करना चाहते हैं एम के वेणु की बात पर, लेकिन शुभमोय का व्यू हम सुन लेते हैं। जी तमन्ना जी, जैसे मैं कह रहा था कि जीडीपी में
3 चीज मेन होते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट हमारे जनरली टिपिकल एक्सपोर्ट्स नेगेटिव रहते हैं। प्राइवेट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वो अपने आप में चलते रहते हैं, जिसका डेटा अभी ऑलरेडी आया है। ऑलमोस्ट 86% ऑफ द फिस्कल डेफिसिट का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर चुके हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन इस साल अगर हम मान भी ले कि फ्लैट रहेगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हमारी इकोनॉमी का 60% रहता है, अप्रोक्सीमेटली 58-59%, पॉइंट यह है कि उसमें कमी आई है या नहीं इस क्वार्टर में। इस क्वार्टर में मोरलेस मैं ये मान के चलता हूं कि कंजम्पशन में बढ़ोतरी डेफिनेटली नहीं होगी, लेकिन कंजम्पशन फ्लैट रहे तो अच्छा है, लेकिन फ्लैट शायद ना रहे। मेरा अनुमान है कि वो थोड़ा सा क्रिम्प हुआ होगा। कितना क्रिम्प हुआ होगा इसी पे ही हम लोग आज अभी सारे एक्सपर्ट जो चर्चा कर रहे हैं उसी में ही मोरलेस एक्सपेंशन दे रहे हैं। वैसे मैंने नहीं सुना है कहीं पे कि आरबीआई के कोई रिस्ट्रिक्शन है कि डेबिट कार्ड पे एक्सपेंडिचर करने पे कोई रिस्ट्रिक्शंस है, इसलिए ये दिस इज न्यूज टू मी बिकॉज आरबीआई इज वेरी क्लियर कि ऑल कार्ड्स कैन बी यूज्ड विदाउट एनी लिमिट अपने उसके हिसाब तक। ओनली ऑन कैश देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन, बट एनीवे सो दैट्स अ केस स्पेसिफिक थिंग। Yeah, so there may be some issues there, but मेरा पॉइंट ये है कि तमन्ना जी कि ये जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है इस साल, इस क्वार्टर में, सिर्फ इस क्वार्टर में उसमें क्रिम्पिंग आएगी। अभी चलते हुए अगले क्वार्टर में वो क्रिम्प बंद होगा और उसको आगे चलेगा, उसके संभावनाएं काफी है। संभावना इसलिए क्यों है क्योंकि इस साल मानसून अच्छे हुए थे एग्रीकल्चरल सेक्टर में, जैसे शमिका ने बताई कि एकरेज में ऑफ प्लांटिंग ज्यादा हुआ है, तो इसलिए हाँ ठीक है वो बहुत ज्यादा नहीं, बट स्टिल इट इज नॉट गॉन डाउन। तो इसलिए अगर हम उसमें रूरल एज ए प्रॉक्सी फॉर रूरल कंजम्पशन अगर देखें तो शायद होल्ड कर रहा है मोटा मोटा। सिमिलरली बाकी सारे सेक्टर्स में, जैसे अभी ऑटो कंपनीज के जो चेयरमैन है सारे, उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि गोइंग अहेड अगले क्वार्टर में दे एक्सपेक्ट ए राइज इन कंजम्पशन, राइज इन डिमांड, मार्केट में कंजम्पशन वापस आएंगी। कितना वापस आएंगे अगेन ये स्पेकुलेशन है, क्योंकि इस वक्त इंडियन इकोनॉमी में बहुत ये सिर्फ डिमोनेटाइजेशन के इफेक्ट से में ही सोचना कि सिर्फ यही वजह से कुछ हो रहा है, ये गलत है। इंडियन इकोनॉमी में पिछले कई क्वार्टर से में जो वीकनेस आए हैं वो बिल्कुल, लेकिन आज हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं शुभमय नोटबंदी की, और नोटबंदी का असर कब तक आएगा। सुनील अलग इसमें बोलना चाह रहे थे, एंड देन विल मूव ऑन। जी सुनील अलग जी। या मैं तो सिर्फ वेणु जी को सिर्फ इतना कहना चाहता था कि अगर वो एटीएम मशीन्स में अगर आप 4,500 निकाल सकते हैं हर रोज, तो आपको 1.25 लाख रुपए तो महीने का मिल ही जाता है। जितने मैं कानपुर लखनऊ में अभी 6 दिन से घूम के आया हूं, सब लोग 24,000 से बहुत, आप कितनी बार आपने 1 लाख 1.25 लाख, कितने लोग टुक आउट मोर देन 1 लाख एवरी मंथ। एवरीबॉडी एट हु कैन अफोर्ड के जो 1 लाख से ज्यादा निकाल सकते हैं, उनके पास क्रेडिट कार्ड भी है, वो कंप्लीटली इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लोग तो 24,000 पर वीक से क्वाइट हैप्पी है। जो आप कह रहे हो हाइपोथेटिकल सिचुएशन के मेरा फंडामेंटल राइट है, और वो अगर 1 महीने में 1.5 महीने में ठीक हो जाएगा, आई थिंक कि बाय एंड फेब्रुअरी ये भी लिफ्ट हो जाएगा। लेकिन आप 24,000 रुपए आप डेली आप एक समय पर 4,500 करोड़ ले सकते, 4,500 निकाल सकते हैं, 24,000 के ऊपर आप नहीं निकाल सकते। आप 4,500 24 हो जाएंगे नहीं, लेकिन आप रोज 4,500 और 24,000 है। डोंट मिसलीड एवरी डे तमन्ना, every day you can take out, don't mislead the public, every day you can take out 4,500. No, there's a limit. नहीं ओके जी तमन्ना देखिए ये छोटी ये जो शमिका जी छोटी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। डेली लिमिट 4.5 है और 24,000 के ऊपर आप नहीं निकाल सकते, चाहे आप एटीएम से निकालें चाहे बैंक से निकालें, वो एक लिमिट है। अब सुनील अलग जी एक्यूजिंग अस ऑफ मिसलीडिंग, 1 लाख रुपए आप नहीं निकाल सकते, 1 लाख रुपए कैश आप इस वक्त नहीं निकाल सकते हैं सर। जफर इस्लाम जी 24,000 हर हफ्ते निकाल सकते हैं आप। जफर इस्लाम जी यू कैन टेक आउट एवरी वीक।
कितना हुआ? 1 लाख रुपया हो गया महीने का कि नहीं? जाफर इस्लाम जी, 1 लाख हो गया कि नहीं महीने का? 24,000 एवरी वीक। विड्रॉल लिमिट कब हटेगी जाफर इस्लाम जी? क्या कह रहे हैं आप? तमन्ना जी, मैं सबकी बातें सुन रहा था, लेकिन तमन्ना ओके नहीं, वेणु आप रुकिए, आप जाफर इस्लाम को अपना पॉइंट रखने दीजिए, फिर आप आइए उसमें। जी जाफर इस्लाम जी, स्पेसिफिक मैं सवाल पूछ रही हूँ, विड्रॉल लिमिट 31 दिसंबर के बाद आपको हटा देनी चाहिए थी या नहीं? तमन्ना जी, मैं बाकी लोगों के, बाकी पैनलिस्ट की बात सुनी, मुझे जवाब देने दीजिए। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं कि बहुत आंकड़े लोगों के बातें आ रही हैं, जीडीपी कितना गिरेगा, जितना नहीं गिरेगा, अलग अलग लोगों ने कहा है। लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूं कि जिस तरह के स्टेटमेंट्स आए हैं, पॉलिटिकल पार्टी के स्टेटमेंट ज्यादा आए हैं। इकोनॉमिस्ट से अगर आप पूछिए तो वो फॉर्मल सेक्टर, उनको मालूम है कि जीडीपी में कोई बहुत मार्जिनल ही नीचे आएगा इस क्वार्टर के लिए, नवंबर से अभी तक जो नोटबंदी का असर है, और अगर वी शेप रिकवरी ना भी हो, इसलिए ग्रोथ ओरिएंटेड बजट हमारा जरूर होगा। बजट के बारे में मैं कह नहीं सकता, लेकिन इतना जी जाफर इस्लाम जी का लाइन फ्रीज हुआ है वो, बट रिकवरी बहुत फास्ट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा डेफिनेटली गोइंग फॉरवर्ड। जहां तक आपका सवाल है कि वो रिस्ट्रिक्शन कब हटाएंगे, रिस्ट्रिक्शन ग्रेजुअली सब ईज आउट हो रहा है। पहले आप देखते थे कि लाइन लगी रहती थी, शुरू के इसमें वो ज्यादातर डर से लगा था, लोगों ने लाइन लगवाई थी, लेकिन अब देखिए ना एटीएम पे लाइन है ना बैंकों में लाइन है। आप वेणु जी आज गए थे एचडीएफसी बैंक में, उनसे ही पूछ लीजिए उनका एक्सपीरियंस। वो कह रहे हैं कि 24,000 के बाद उनको डेबिट कार्ड पे रिस्ट्रिक्शन है, डेबिट कार्ड पे नहीं रिस्ट्रिक्शन है। हाँ, अगर आप विड्रॉल कैश करते हैं डेबिट कार्ड पे तो उसमें है, लेकिन अगर आप यूज करते हैं किसी चीज के लिए, बाई करने के लिए, तो उसपे नहीं, सिर्फ कैश विड्रॉल पे लिमिट है। लेकिन उनसे पूछ लिया क्या बैंक में लाइन लगी थी, उनको कोई तकलीफ हुई? नहीं, उसमें है बैंकों में लाइन खत्म हो गई। और लाइन बात है, आप गांव में जाके देखिए, आप छोटे से लोग के आप फीडबैक मत दीजिए शहर में क्या हो रहा है, गांव में जाके देखिए तो गांव में बिल्कुल इस तरह के जिस तरह की बातें रिस्ट्रिक्शंस पे हो रही हैं, उनके अलग साहब बिल्कुल सही कह रहे थे। गांव में, छोटे शहरों में, कस्बे में ये 24,000 की लिमिट वीकली बहुत ज्यादा होती है, शायद वो पूरे महीने के लिए नहीं और या क्वार्टर के लिए 24,000 पॉइंट वो नहीं है जाफर इस्लाम जी। सवाल है, पॉइंट यहाँ पर ये है, मैं बता दूं कि कहां से ये सवाल आ रहा है। सवाल ये आ रहा है कि अगर आपकी कंजम्पशन यानी पैसे खर्च करने की क्षमता पर एक रिस्ट्रिक्शन होगी, लिमिट होगी, तो आप कम पैसे खर्च करेंगे, उससे पूरे इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। एक कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है सर, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, बैंकर ये मैं बोल रहा हूँ। आप कब तक मैं यही उसका जवाब देता हूँ जी। एग्जाम्पल, हमारी इकोनॉमी कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है। मैं एक बार कह रहा हूं कि बिकॉज ऑफ डिमोनेटाइजेशन मार्जिनली थोड़े दिन के लिए थोड़ा सा हो सकता है कि हमें देखना पड़े, जीडीपी में ग्रोथ जो दिखता था उससे थोड़ा कम दिखेगा इस बार, हो सकता है उसमें एक थोड़ा शॉर्टफॉल रहेगा, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। लेकिन जो आप बोल रहे हैं लिमिट के बारे में, लिमिट से देखिए कंजम्पशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए कि जो 24,000 खर्च कर सकता है उसके पास क्रेडिट कार्ड भी है, वो पेटीएम भी यूज कर सकता है, और अलग अलग तरीके पे करने के वो सब यूज कर सकता है, और लोग यूज करने लगे। एडवांटेज जो होगा इसका वो इंपॉर्टेंट है। आप खाली कॉन्सिक्वेंस पे देख रहे, जो इसको पॉजिटिव साइड जो वो भी देखिए कि अगर वो लोग अगर फॉर्मल इकोनॉमी के पार्ट बन जाए, इनफॉर्मली बहुत सारे एमएसएमई सेक्टर में बिजनेस होता है, अगर वो फॉर्मल इसमें आ जाते हैं तो जीडीपी ग्रोथ भी दिखेगा, आपके पास ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्शन होगा, और ज्यादा से ज्यादा पैसा रहेगा सरकार के पास फॉर कैपेक्स एज वेल एज वेलफेयर स्कीम्स के लिए। तो ये लोगों की भलाई के लिए होगा, एक आम आदमी के वेलफेयर के लिए होगा। सवाल है कब, अच्छा होगा। सवाल है कब, अगर हम इस बेसिस पर चल रहे हैं। और प्रियंका चतुर्वेदी, अब आप इसमें आइए, सवाल है कब तक। सरकार का कहना है कि हाँ शॉर्ट टर्म पेन लेकिन लॉन्ग टर्म गेन, क्या लॉन्ग टर्म गेन का इंतजार हमको नहीं करना चाहिए? नहीं, इंतजार तो ठीक है, इंतजार सभी कर रहे हैं। 50 दिन जब प्रधानमंत्री ने मांगे थे तो सबने 50 दिन पीसफुली लाइन में खड़े होकर अपना काम किया है। 150 से ज्यादा लोग मर गए,
फिर भी ज्यादा हमने ऐसा नहीं देखा कि राइट्स हो रहे हों या हंगामा मचा हो, तो सबने उनके साथ कोऑपरेट किया है। पर देश की जनता भी जानना चाहती है कब तक कोऑपरेशन हमसे एक्सपेक्टेड है। क्यों आरबीआई गवर्नर हुए या आरबीआई हुई या फाइनेंस सेक्रेटरी हुए किसी तरीके की क्लैरिटी ला पा रहे। आप विड्रॉल्स का आप बोल रहे हैं हाँ हम हटा देंगे, अब आप कब तक हटा पाएंगे, कब तक जो पूरी व्यवस्था है नॉर्मलसी पे आएगी। अभी मैं अलग जी को सुन रही थी, वो कह रहे थे 4,500 आप रोज जाकर एटीएम से विड्रॉ कर लीजिए। पहले तो वो मुझे बताएं 8 नवंबर के बाद उनको कितने खुले हुए एटीएम्स मिले हैं जो रोज खुले रहते हैं और एनी टाइम ऑफ द डे मिल जाता है पैसा। वो कोई स्पेशल एटीएम उनके घर के आसपास होगा, क्योंकि हमें तो अब तक नहीं मिला है बॉम्बे के शहर में रहकर भी। और यह भी बात करते थे जफर इस्लाम जी के कहीं सब कुछ नॉर्मलसी आ गई है, गांवों में नॉर्मलसी आ गई है। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जहां पे महिलाओं ने हरियाणा और पंजाब में मोर्चे निकाले हैं, हंगामा किया है क्योंकि उनको उनका पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो ये कहां की बात कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। तो यही है, जब अगर क्लैरिटी सरकार से नहीं आ रही है, क्लैरिटी आरबीआई से नहीं आ रही है, तो लोग अपना अनुमान लगाएंगे। जैसे सोर्सेज बेस्ड इंफॉर्मेशन आ रही है कि 97% जो पैसा था वो वापस आ गया है बैंकों में। अब तक आरबीआई आकर उसको प्रूव नहीं कर रही है या कोई आंकड़े नहीं दे रही है। तो ये जो दिख रहा है कि अनप्रिपेयर्डनेस है, अंडरस्टैंडिंग कम है कि कब तक ये सिचुएशन नॉर्मलसी पे आएगी, कब तक जनता इंतजार करेगी। और आप ही अनुमान लगा रहे हैं, जीडीपी ग्रोथ नंबर्स की बात कर रहे हैं। ये जीडीपी ग्रोथ नंबर्स अक्टूबर तक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मैं सुन रही थी, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात अरुण जेटली जी भी कर रहे थे, कह रहे थे डबल डिजिट ग्रोथ होगी, डबल डिजिट। फिर 8.6 का अनुमान हुआ, अब 7.1 का बिफोर डिमोनेटाइजेशन का अनुमान है। जब तक डिमोनेटाइजेशन को हम फैक्टर इन करेंगे तो उसमें भी हम देखेंगे कि थोड़ा और डाउनफॉल होगा। तो ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है जिसका जवाब ना ही सरकार दे पा रही है, और नॉर्मलसी बताकर जो देश के सवाल हैं उसका जवाब नॉर्मलसी। देखिए नॉर्मलसी जैसे आप सुनील अलग जी भी मान रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में स्क्वीज है। आपके पीएमआई के आंकड़े देखिए, आप तमाम जो भी इंडिकेटर्स हैं, न्यू इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स देखिए, सीएमआई के जो फिगर्स आए हैं वगैरह हम सब दिखा भी रहे हैं हमारे स्क्रीन पर। तो हर पैमाने पर इस वक्त स्क्वीज है। सवाल है कि कब तक और कब ये चेंज होगा। हाँ तमन्ना, मेरा भी तमन्ना जी देखिए, लॉन्ग टर्म में हमें भी पता है कि डिजिटल इंडिया होना जरूरी है। हम भी जानते हैं कि लेस कैश इकोनॉमी होना जरूरी है। लॉन्ग टर्म में सारे गोल्स ठीक लगते हैं, पर लॉन्ग टर्म गोल्स भी एक डेट के साथ आते हैं कि इस डेट तक हम लोग ये अचीवमेंट हो जाएगा, इस डेट तक हमारा ये अचीवमेंट हो जाएगा। यही हमें अनुमान नहीं लग पा रहा है, ना ही सरकार से जवाब आ रहा है, ना ही आरबीआई से जवाब आ रहा है कि कोई डेट पॉइंट ऐड करना चाहते हैं। जी, ये होना बहुत जरूरी है, टारगेट्स होने चाहिए। आप सुन रहे जरा, बहुत जवाब दे लिया आपने और जवाब देते ही रहते हैं। आपके जवाब जो है वो किसान को नहीं समझ में आते हैं। किसान की क्या स्थिति है ये समझ लीजिए। आज ये किसान की स्थिति को समझ नहीं रहे। उत्पादन किसान ने किया, मार्केट का अपना उत्पादन लेके मार्केट में उसका खरीदार नहीं है। अगली फसल पे क्या स्थिति होगी, किसान आशंकित है। ये बातें करते हैं। आप कानपुर गए, आपने कानपुर में बहुत पैसे देख लिए, विड्रॉल देख लिया। आप किसी गांव में जाके देखें ना, ग्रामीण बैंक की क्या पोजीशन है, आप देखें कोऑपरेटिव बैंक की क्या पोजीशन है। गांव का जो आदमी, जो किसान है, उसका लेन देन सारा कोऑपरेटिव बैंक और ग्रामीण बैंकों के माध्यम से होता। वहां की स्थिति, वहां पैसा पहुंच ही नहीं रहा है। वहां पे आज डबल बोझ गांव में पड़ गया। जितना जो रोजगार शहर में बंद हुए, जो गांव के बच्चे शहरों में काम करते थे, लाखों बच्चे गांव में लौट गए हैं। खेती पे आदमियों का बोझ बढ़ गया और वहां की हालत बहुत ही खराब हालत है। ये सीजन है, किसान इसमें इन्वेस्ट करता, और ये सोइंग होना ये गारंटी नहीं होती किसान को प्रॉफिट होगा, क्योंकि सोइंग तो उसने अभी की थी इस सीजन में, और सोइंग के बाद 1 रुपए में उसका प्याज बिक रहा है, उसका आलू का कोई खरीदार नहीं है, उसके बैंगन और टमाटर को पूछ नहीं रहा है। उत्पादन से क्या लेना देना जब मार्केट में कंज्यूमर नहीं होगा, मार्केट में उसकी डिमांड नहीं होगी। ये सारा डिमोनेटाइजेशन के बाद ये नाटक शुरू हुआ है। अगली फसल का भी यही हाल होने वाला है। कंजम्पशन कब तक उस तरह से कम रहेगा? क्या आलू प्याज लोग
कम खरीदने लगेंगे। कंजप्शन में क्या होता है, हमेशा के लिए कम खरीदने लगेंगे, कुछ महीनों तक कम खरीदेंगे, क्योंकि उसका सुनील अलग जी जो मेन हिट हुआ है, और आप एक पॉइंट रेज करना चाह रहे थे, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक मानसिकता, खर्च करने की जो मानसिकता बदल जाती है, उसका क्या इम्पैक्ट या असर कोई आंक पाया है? फॉर एग्जाम्पल, एक परिवार, अगर मध्यम वर्ग या लोअर मिडिल क्लास परिवार हफ्ते में 3 बार बिस्किट के पैकेट खरीदते थे, अब अगर वो एक बार बिस्किट के पैकेट खरीदने लगे हैं तो उसका किस तरह का साइकिल पैदा हो रहा है? उनकी कंजम्पशन कम है, सामने वाले दुकानदार पर असर पड़ा है, अंत में कंपनी पर असर पड़ा है, इन्वेंट्री पर, स्टॉक पर, पूरा एक चेन शुरू हो रहा है। क्या उसको कोई कैलकुलेट कर पाया है कि कहां तक वो असर पहुंचेगा? देखिए, प्रैक्टिकल में देखें, सुनील, आपने जो बिस्किट के बारे में बात की है, तो मैं तो वो तो एक सेकंड इमीडिएटली रिप्लाई कर सकता हूं भाई साहब। हाँ, जानबूझ के बिस्किट का उदाहरण दिया मैंने। सुनील अलग जी, अब इन्होंने मेरे से कोई सवाल पूछा है। अक्टूबर नवंबर, देखिए मैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर में तो बिस्किट को छोड़ के सबकी डिमांड गिरी है। अगर आप बिस्किट की बात कर रहे हैं तो जनवरी में आप चढ़ने लगा है। कोई भी बिस्किट कंपनी से बात कर लीजिए, वो तो अब कह रहे हैं कि अगर फरवरी का बजट भी ठीक निकल गया तो देखेगा कैसे सुधार आने लगेगा। और अगर आप बिस्किट के बारे में पूछ रहे हैं, जनवरी से सब बिस्किट ज्यादा हो रही है। और उन्होंने कहा कानपुर, मैं कानपुर देहात में गया भाई साहब, सिर्फ कानपुर में मैं नहीं देख के आया हूं। और उन्होंने कहा जो तकलीफ हुई है, कोई भी नहीं डिनाई कर रहा है तकलीफ के बारे में, बट एवरीबॉडी इज सेइंग कि हमने जो सैक्रिफाइस की है बढ़िया की है, अब रोज सुधर रहा है और हमको आगे जाके देखना है कि अब आगे जाके क्या हो रहा है। आप लोग तो ऐसे सुना रहे हैं सबको कि बस पूरा दुनिया, पूरा भारत ही खत्म हो गया है, अब आगे बढ़ने की कोई चांस ही नहीं है। वो सुधार को भी तो देश के सामने रखो ना। द डेट ऑफ दिस आलू एंड ऑल ऑन द रोड, किस दिन का आप दिखा रहे हैं आप? प्लीज पुट द डेट ऑफ दिस वेजिटेबल्स ऑन द रोड। यू आर शोइंग इट एज इट ये आज के विजुअल है सुनील अलग जी, ये आज के विजुअल है। आप पुट द डेट, आज पुट द डेट, आज के विजुअल है, लुधियाना के विजुअल है, आज के विजुअल है, लुधियाना के विजुअल है, 5 जनवरी 2017। देखिए आप Only Ludhiana, no other India. 1 second. Look, UP is a big agricultural state. Haryana is a big agricultural state. Bengal is a big agricultural state. Odisha is a big agricultural state. पंजाब में गड़बड़ हो रही है before the elections. That's it. अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल गिमिक है, ये पॉलिटिकल गिमिक है। किसान बड़े खुश हैं, युगवीर सिंह जी, ये पॉलिटिकल गिमिक है पंजाब में चुनाव के पहले। I am not saying खुश हैं, I am not at all saying खुश हैं, I am not saying खुश हैं। मैं कह रहा हूं कि सुधर रहा है, आप दिखा रहे हैं कि और खराब हो रहा है। दैट्स दी ओनली पॉइंट आई एम मेकिंग। नहीं, जैसे आई एम मेकिंग ओनली, कोई भी नहीं कह रहा एक्सट्रीम कि किसान खुश हो गया, सब लोग खुश है। ओके, शमिका सुधर रहा है, देश सुधर रही है, वही मैं पॉइंट कर रहा हूँ। नहीं, क्या सुधर रहा है एग्जैक्टली? क्या सुधर रहा है एग्जैक्टली? अगर आप कह रहे हैं कि खराब नहीं है, सुधर रहा है, क्या सुधर रहा है? शमिका रवि जी, मेरा सवाल है कि फिर हम वेग टर्म से बात नहीं करें, क्योंकि हम जब खराब स्थिति की बात कर रहे हैं वो आंकड़ों के साथ आ रहे हैं, कोर सेक्टर ग्रोथ के आंकड़ों के साथ आए, आईपी आंकड़ों के साथ हम आ रहे हैं कि यहाँ प्रॉब्लम्स हैं। जी शमिका जी, देखिए 2-3 बातें हैं। पहले तो ये कि जो अलग जी 1 मिनट, हाँ अलग जी 1 मिनट, देखिए जो अभी डेटा कलेक्शन हुआ है, ये डिमोनेटाइजेशन के बाद 5 स्टेट्स में हुआ है। ये MIT का पॉवर्टी एक्शन लैब ने थाउजेंड्स ऑफ लोगों का सर्वे करके टेलीफोनिक पूछा है कि आपको हाउ डू यू फील अबाउट इट, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, और दिस इंक्लूड्स बाय द वे पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, और 75% से ज्यादा लोग अर्बन एरिया में अप्रूव करते हैं डिमोनेटाइजेशन, और करीब 70% रूरल एरिया में लोग इसको अप्रूव करते हैं कि ये कह रहे हैं बहुत बढ़िया हुआ। तो अप्रूवल की बात जो है वो एक काफी हाई है। वो चिंता जो हम लोग आपस में बैठे टेलीविजन चैनल पे बात करते हैं, हमें लगता है थोड़ा कंजेक्चरल और हम लोग एनेक्डोटल एविडेंस से थोड़ा तो पॉलिटिकल कलरिंग होता ही है, लेकिन डेटा अगर देखिए तो अप्रूवल है। लेकिन एक जो हम लोग आगे भी देखते हैं कि देखिए अगर कलेक्शन गवर्नमेंट का बढ़ा है, अगर इवन इफ प्राइवेट कंजम्पशन थोड़ा घटा है टाइम बीइंग में, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेगा कि नहीं। इनकम टैक्स जैसे डिमोनेटाइजेशन एक स्ट्रैटेजी है, डिमोनेटाइजेशन बाय इटसेल्फ
बहुत कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि कैश आ गया, फिर उसके बाद ये पूरा सिस्टम फिर से रिवाइज हो सकता है और वहीं पहुंच सकते हैं हम लोग बहुत जल्दी जहां से शुरू हुए थे। तो डीमोनेटाइजेशन जो हुआ उसके साथ 2-3 और स्ट्रैटेजीज हैं जो हमें लगता है सरकार को अनाउंस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक तो ये आपको जो टैक्स डिपार्टमेंट में जो हम लोग कह रहे हैं कि कलेक्शन कैपेसिटी है, ये बिग डेटा का यूटिलाइजेशन करेंगे। सबसे पहले तो ये टैक्स रिफॉर्म किस फॉर्म में होंगे, जीएसटी के साथ ये कैसे रैशनलाइज करेंगे, इन सब डिटेल। देखिए ये टेक्निकल बोरिंग साउंड करती है, लेकिन इवेंचुअली जो हम लोग कहते हैं ना लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स आने वाली है, वो सिर्फ ये कैश के बार मैं इस सवाल पे आ रही हूँ। नहीं तमन्ना देखिए आपका मापदंड क्या है? आपका मापदंड क्या है कि डिमोनेटाइजेशन की वजह से अच्छा हुआ है? वो मापदंड क्या है? हाँ नहीं तमन्ना, हम बल्कि ये कह रहे हैं कि अगर आप 6 महीना 8 या 10 की बात हम नहीं हम कह रहे हैं डिमोनेटाइजेशन बाय इटसेल्फ इवन इन द लॉन्ग रन विल नॉट बेनिफिट जब तक कि हम ये बाकी रिफॉर्म्स की बातें बढ़कर के गवर्नमेंट नहीं करती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा ये कि ये पता अभी तक काफी एनेक्डोटल, आरबीआई है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री तो चलिए नीति आयोग वगैरह इंप्लीमेंट करने की उसमें है, वो दे आर थिंकिंग ऑन देयर फीट, लेकिन आरबीआई हैज टू पुट आउट डेटा। वी हैव टू गेट टू नो कि भाई कैश की क्या स्थिति है। अभी सब ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि आरबीआई क्यों अचानक से डेटा देना बंद कर दिया है। उन्होंने कुछ बोल नहीं रहे हैं, दे लीविंग इट टू पीपल टू कंजेक्चर कि 15 लाख करोड़ आ गया, कितना लाख करोड़ आ गया। जी एमके वेणु। तमन्ना जी, क्या इन सब सवालों का जवाब दे सकता हूं मैं? बिल्कुल, एक डिस्कशन हो रहा है, आप सबके सामने मैं रखना चाहता हूं, वो ये है कि जी वेणु और फिर बिल्कुल वेणु और फिर एक बात आप सबके सामने रखना, विद ऑल ह्यूमिलिटी मैं आप सबके सामने एक बात रखना चाहता हूं। ये मैं भी मानता हूं कि लॉन्ग टर्म यहां गेन होगा, मगर आप ये देखिए कि हिंदुस्तान में 85% एनएसएस डेटा है, 85% लोग हिंदुस्तान में दे लिव ऑन लेस देन 100 रुपीज अ डे। जो ये लोग हैं, आप क्या सोचते हैं कि ये 4-6-8 महीने की अनएम्प्लॉयमेंट सह पाएंगे कि नहीं? इनकी तरफ कोई ध्यान है कि नहीं? प्रधानमंत्री ने लखनऊ में इतनी बड़ी जलसे में स्पीच दिया, अनएम्प्लॉयमेंट इतने लोग जो माइग्रेंट वर्कर्स शहर से गांव में गए उनके बारे में कुछ कहा है कि नहीं? अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है इसकी कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। और ये लोग तमन्ना ऐसे लोग हैं जिनकी दिन की जो कंजम्पशन 100 रुपए की 125-150 की आमदनी, 100 का कंजम्पशन है, ये शॉर्ट रन में 6-8 महीने के सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं? मुझे लगता है कि इस पे अभी इसलिए भी है वेणु जी, क्योंकि यही सवाल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उठाया है। और जफर इस्लाम, आप इस पर आइए। राष्ट्रपति ने खुद कहा है कि शॉर्ट टर्म में इकोनॉमी पर खराब प्रभाव पड़ सकता है और जो गरीब है वो इतना इंतजार नहीं कर सकते। उनके लिए क्या देखेंगे हम? और जैसे सुनील अलग उम्मीद जता रहे हैं, क्या बजट में कुछ इस तरह का हमें दिखेगा? टैक्स रेट आप ड्रास्टिकली कम करेंगे ताकि लोग फिर से खर्चा करना लगे, उनके जेब में पैसे डालने हैं आपको ताकि वो खर्चा बढ़ा दे। किसानों के लिए आपको कुछ करना है, जो इनफॉर्मल सेक्टर के लेबरर हैं उनके लिए आपको कुछ करना है। देखिए तमन्ना जी, 2-3 बातें कहूंगा, आप मुझे समय दीजिएगा प्लीज। पहली बात, जो आपने बजट एक्सपेक्टेशन पे, मैं कुछ बजट के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन इतना 2 बातें कहूंगा बजट के बारे में। एक तो कि ग्रोथ ओरिएंटेड होगा, दूसरी बात जिसमें ग्रोथ ओरिएंटेड कहता हूं तो कैपेक्स भी, गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होगा। कैपेक्स होता है तो प्राइवेट एक्सपेंडिचर भी, प्राइवेट कंपनीज भी इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो साइकिल डेफिनेटली पॉजिटिव हो जाता है। दूसरी बात जो है इंपॉर्टेंट है कि जो सरकार, प्रधानमंत्री को पूरी तरह ग्राउंड रियलिटीज मालूम है, नोटबंदी के फायदे कितने हुए, लोगों का समर्थन कितना प्राप्त है और लोगों की तकलीफों का भी पूरा उनको ब्यौरा है। ऐसे में जाहिर है जो भी उन्होंने 31 दिसंबर को उन्होंने कहा या जो अनाउंसमेंट किया, जाहिर है उन लोगों के लिए किया जो इम्पैक्टेड लोग थे, जो नोटबंदी से कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी में थोड़ा असर आया है, और उसको एड्रेस भी किया है। और आगे आने वाले दिनों में एक चीज जो हमारे सरकार का शुरू से स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है कि हमारी सरकार का गरीबों को उत्थान करने के लिए, मतलब पुअर क्लास को डेफिनेटली उनके बेटरमेंट के लिए काम करें। जो गरीबों के लिए नहीं काम करती। तमन्ना जी प्लीज नहीं, मैं बस उम्मीद कर रही हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज की तरह मत कीजिए। प्लीज आप मुझे आप कंप्लीट करने दीजिए। मैं बस उम्मीद कर रही हूँ कि आप लेट मी कंप्लीट, यू इंटरप्ट मी ऑल द टाइम। नो सर, दैट इज नॉट फेयर। लेट मी कंप्लीट। ओके,
मैं बस ये इतना कह रही हूँ। दूसरी बात जो आप कह रही थी, जी जी जी, गो अहेड। आप कह लीजिए पहले, चलिए। नहीं, मैं बस इतना कह रही थी कि आप बिल्कुल कह लीजिए पहले, प्लीज। लेकिन आप बिल्कुल कहें, अपनी बात पूरी करें, लेकिन आज तक ऐसी कोई सरकार भारत की रही नहीं है जो गरीबों के लिए काम नहीं करती है। तो वो बहुत ही एक जनरल बात आप कर रहे हैं। स्पेसिफिकली नोटबंदी से जो लोग इम्पैक्ट हुए हैं उनके लिए आप क्या करेंगे? नहीं, आपको डिफरेंशिएटिंग फैक्टर अगर नहीं मालूम है भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो सुन लीजिए आप, इसलिए कि आप इंटरप्ट करने से पहले सुन लीजिए, आपको भी क्लैरिटी हो तमन्ना जी कि गरीबों के बारे में सब बात करते हैं लेकिन उसको एम्पावर नहीं करते, एंटाइटलमेंट की तरह देते हैं और वो पहुंचता नहीं है, ये आपको मालूम है अच्छे से। और हमारी सरकार का एक ही नीति रही है, स्टेटेड ऑब्जेक्टिव रहे कि गरीबों को एम्पावर करना, एंटाइटल उनके लिए नहीं, एंटाइटलमेंट की नहीं, हम फोकस करते हैं उनका उत्थान हो। ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है जो आपके व्यूअर्स को भी पता है और आपको भी पता होना चाहिए। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट बात है तमन्ना जी, जो मैं कहना चाह रहा था कि बहुत सारे अटकलें लगा रहे, कितना पैसा आया कितना नहीं आया, ऐसे कई लोग कह रहे हैं, लेकिन दो चीजें, सब कुछ इकोनॉमिस्ट भी इसमें कुछ इन्फॉर्म्ड लोग हैं। देखिए, दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, कितना पैसा है दैट इज नॉट रेलेवेंट, वो टेबुलेशन हो रहा है, उसका रिकंसिलेशन हो रहा है, उसके बाद आपको एग्जैक्ट नंबर पता चलेगा। पैसा आना ही चाहिए, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं पैसा आना चाहिए। सरकार तो हर तरह से कोशिश करी, जो भी सिस्टम में पैसा नहीं आया था वो आ जाए, लेकिन पैसा आने का मतलब थोड़ी है कि वो ब्लैक मनी व्हाइट मनी हो गया। और दूसरी बात कि आपको अगर ये समझिए पैसा अगर नहीं आता तो क्या उसको वो पैसा आप उसको डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है आरबीआई, जब तक के वो मॉडिफिकेशन नहीं आया। अब मॉडिफिकेशन जो ऑर्डिनेंस आया, चूंकि नोटबंदी के पहले दिन से, आई एम सॉरी आपको लगेगा मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, बट यू मस्ट एडमिट कि मैंने आपको फेयर टाइम दिया है। पहले दिन से चूंकि हम नोटबंदी लगातार कवर कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर, कई सारे प्रवक्ता आपके पार्टी से उन्होंने कहा है कि जो पैसा वापस नहीं आएगा वो सरकार के लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। आज आप कह रहे हैं कि पैसा आया, उसका मतलब नहीं कि व्हाइट हो गया, फाइन, उसको ढूंढना पड़ेगा, उस पर फिर केसेस चलेंगे। जी प्रियंका चतुर्वेदी, दो चीज इस पर आपको क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। हाँ, तो देखिए, ऑर्डिनेंस से आने से पहले तो नहीं, जफर जी काफी हमने आपकी सुन लिया है, काफी आपने आपका सुना है। अरे आप ज्यादा सबसे पहले तो मैं ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गई हूँ कि ये खुद एक एक्स बैंकर हैं, आज कह रहे हैं कि डेटा इज इररेलेवेंट, डेटा इज नॉट इम्पोर्टेंट, डेटा इम्पोर्टेंट नहीं है, कितना पैसा आया कितना नहीं आया वो जरूरी नहीं है, पर ये जरूरी है कि कैसे। नो, यू सेड दिस, यू कैन ऑलवेज गो बैक टू व्हाट यू स्पोक। अलाउ मी टू कंप्लीट। देखिए जफर जी ऐसा है ना, जफर जी ऐसा है, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, पर मेरे जफर जी मुझे आप करेक्ट कर सकते हैं, पर मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। आप ना रेटोरिक में जाकर जवाब देते हैं। पूरा कीजिए प्रियंका, एक ब्रेक लेना है मुझे प्लीज प्रियंका। बहुत सारे जो अभी लोग हैं, जी, मुझे छोटा सा ब्रेक लेने दीजिए। डेटा इररेलेवेंट तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन डेटा अगर पारदर्शिता के साथ सही समय पर नहीं आए तो वो एक मौका देता है अटकलों के लिए, और वो हानिकारक हो सकता है एक पूरे सिस्टम, एक पूरे देश के लिए। मूल सवाल पर आएंगे छोटे से ब्रेक के बाद कि नौकरी खो चुके लोगों को राहत कैसे मिलेगी। अंदाजा है, अनुमान है, औपचारिक आंकड़ा नहीं कि 4 लाख लोगों ने नौकरियां खोई है नोटबंदी में। क्या वो रुक सकते हैं लॉन्ग टर्म गेन के लिए? 6-8 महीने का इंतजार वो कर पाएंगे? इस पर हम आएंगे ब्रेक के बाद। नोटबंदी के बाद अच्छे दिन कब आएंगे, आज ये हम पूछ रहे हैं। आवाज अड्डा में हम आपसे आपकी राय पूछ रहे हैं कि क्या नोटबंदी का अर्थव्यवस्था पर अच्छा असर पड़ेगा या खराब। आप अपनी राय हमें देख सकते हैं ट्विटर और SMS के जरिए। अब हम आपको बताते हैं कि नोटबंदी का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या माना जा रहा है, और शुभमय आपके पास आते हैं इसमें डिटेल के लिए। एक तो बड़ी बात कि ज्यादा अगर पैसा और इकोनॉमी की एक्टिविटी फॉर्मल सेक्टर में आएगी तो टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा सरकार का, उससे ज्यादा पैसे सरकार के पास आएंगे अपने स्कीम्स वगैरह के लिए। उम्मीद की जा रही है कि काला धन कम होगा। क्या स्पेसिफिक्स है जिससे हम आंक सकते हैं कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है? तमन्ना जी, नोटबंदी का इम्पैक्ट सबसे बड़ा चीज है कि जैसे आपने बताया कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी काफी हद तक हो जाता है। भारत सरकार के लिए सबसे बड़ा चीज है कि अब जब वो सोशल सेक्टर के ऊपर एक्सपेंडिचर करना चाहेंगे तो उनके पास डेटा
किस तरीके से, क्योंकि वो सेक्टर में कैश बेस्ड इकोनॉमी बहुत ज्यादा है, वो डेटा काफी वीक है, तो इसका काफी इफेक्ट होता है। आप ये जरूर कह सकते हैं कि क्या इसलिए नोटबंदी की जरूरत थी या नहीं, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट, लेकिन डेफिनेटली नोटबंदी से सरकार के पास एक डेटा स्रोत बहुत ज्यादा आता है, और साथ में सबसे बड़ा स्रोत जो आता है वो है टैक्स का। टैक्स का डेटा हमारा पिछले 10 साल का 15 साल का टैक्स का डेटा अभी सीबीडीटी ने वेब पे लगाए हैं, और उसमें आप देखेंगे कि टैक्स कलेक्शन वही सेम इलाके से, सेम लोगों से टैक्स लिए जा रहे हैं ये, और इसीलिए हमारे टैक्स बॉयंसी बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं। और ये कोई लॉन्ग टर्म वाला चीज नहीं है, ये बहुत शॉर्ट टर्म इमीडिएट कंसर्न है कि टैक्स हम किस तरह से बढ़ाएं। डायरेक्ट टैक्स रेशियो, इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, जो हमारे इतने पुअर पर कैपिटा इनकम होने की वजह से वो बिल्कुल ही ठीक नहीं बिल्कुल नहीं। इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि सबसे इसको सिंप्लीफाई ये है कि डायरेक्ट टैक्स जो जिनके पास पैसा ज्यादा है वो डायरेक्ट टैक्स दे सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स तो हर चीज के ऊपर, जो गरीब से गरीब है वो भी अगर कोई तो एक बड़ा फायदा जो होगा कि ज्यादा लोग टैक्स देंगे, अभी बहुत कम लोग टैक्स देते हैं, ज्यादा लोग टैक्स देंगे तो सरकार के पास ज्यादा पैसा आएगा और सरकार उन लोगों की ज्यादा मदद कर पाएगी। युद्धवीर सिंह जी, जिनको इसकी जरूरत है, आप देखेंगे कि और इसमें किसान भी शामिल है, देखेंगे कि इसके ऊपर जाने माने आज शास्त्री जैसे पिकेटी साहब ने बताया था कि टैक्स, इंडियन टैक्स जीडीपी रेशियो अगर आप बहुत ही कम है और डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाना जरूरी है। ओके, इसलिए डायरेक्ट टैक्स का रिफॉर्म बहुत जरूरी था। ओके जी, युद्धवीर सिंह जी, मेरा पॉइंट ये है कि किसानों को भी लाभ होगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, सवाल है कितना। जी देखिए, लाभ की बात है, लाभ के बारे में कोई ठोस बात होती है लाभ के बारे में। नोटबंदी से लाभ और नुकसान का मैं आपके सामने रख रहा हूं कि जब नोटबंदी से लेके आज तक निरंतर जो है वो किसान मुश्किलों का सामना पड़ रहा है। उसे प्रधानमंत्री जी कहते रहे कि 50 दिन के बाद 50 दिन मुझे दे दो, अभी ये अलग साहब कह रहे हैं फरवरी तक मुझे दे दो, योजना तो बता दो ना। वो 50 दिन अपनी उसको छुपाए रहे, 50 दिन के बाद टाइम फिक्स हो गया। ये अलग जी यहां बैठ के कह रहे हैं कि फरवरी के बाद परिवर्तन आ जाएगा। ये बीजेपी के प्रवक्ता साहब कह रहे हैं कि बहुत एकदम कैसे आ जाएगा नोटबंदी से खेती में क्या परिवर्तन आ जाएगा, किसान को क्या दे देंगे आप? किसान ने तो मेहनत करनी है, उसको तो मंडी में जाके अपना सामान बेचना है, मंडी में उसको प्रोटेक्शन चाहिए। आप सब बदल रहे हैं, आप बैठ के बदल रहे हैं कि फरवरी में वो हमें तारे दिखा रहे हैं। किसान जो है देश का जो भी देहात है वो निहाल हो जाएगा। किसानों के लिए हम मेहनत कश लोग हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं इन सब बातों से। ओके, किसानों के लिए कर्ज आसान किया गया है। किसान के लिए क्या योजना लेके आ रही है सरकार, क्या किसान को देगी सरकार? किसान को किस तरह से लाभ होगा? ये इसमें जब तक किसान एक कह रहे हैं कि आप एकदम अच्छे दिन आएंगे, कैसे कहने से कि अच्छे दिन आएंगे? क्या कोई योजना है क्या? नहीं, सवाल है कि वो क्या है ये अच्छे दिन। एक मिनट। ओके, जफर इस्लाम और फिर प्रियंका, सवाल है जफर इस्लाम जी। और नहीं, मैं स्पेसिफिक क्योंकि समय कम है और इस पॉइंट पे मैं आना चाहती हूँ। जफर इस्लाम, एक हमने यू आस्क मी टू टेक, आई विल गेट अ चांस टू स्पीक आफ्टर द ब्रेक। ओके, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर माई चांस। लेकिन इस पॉइंट पे आई विल कम टू प्रियंका, आई प्रॉमिस। क्योंकि जफर इस्लाम, मेरा सवाल है कि नोटबंदी के क्या फायदे हो सकते हैं अगर हमको इसकी लिस्ट बनानी हो। एक फायदा हमने कहा कि टैक्स बेस बढ़ेगा, सरकार के पास ज्यादा पैसा आएगा और जहां जन कल्याण की स्कीम है वहां पे वो खर्च कर पाएंगे। एक और आप फायदा बता सकते हैं? बस एक फायदा नहीं, देखिए तमन्ना जी, सबसे बड़ा फायदा जो होगा कि जो आज मजदूर को जिस तरह से इनफॉर्मल सेक्टर में जो ट्रीटमेंट होता है वो फॉर्मल सेक्टर में उस तरह से ट्रीटमेंट नहीं होता किसी एम्प्लॉय के साथ। ये जब फॉर्मल सेक्टर में आ जाएंगे तो इनके प्रोटेक्शन, सबसे बड़ा प्रोटेक्शन इनको मिलेगा जो आज तक नहीं मिलता है। आज आप बताइए इनफॉर्मल सेक्टर में कितने, आप बोल रहे हैं एक नंबर आप बता रहे हैं कि 4 लाख 3 लाख, अलग लोग अलग बातें, लेकिन क्या आपके पास कोई ऐसा डेटा है जो फॉर्मल सेक्टर में 7% एम्प्लॉयमेंट, 7% फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट? ये कमी पूरी खत्म होगी ना जब ये सारे चीज फॉर्मल सेक्टर में आएगा।
तो इसके सबसे बड़ा एडवांटेज जो एक वर्किंग क्लास को होगा, जो गरीब को होगा, जो मार्जिनलाइज एम्प्लॉयज जो है उसको होगा, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर में उसको एक प्रोटेक्शन है। प्लस उसके अकाउंट में कितना पैसा जाता है आज वो पता नहीं उसको, लेकिन आज इसके अकाउंट में जब आएगा फॉर्मल सेक्टर में तो उसकी सैलरी का पता रहेगा, आपको भी पता रहेगा। ऐसा ना हो कि वो टैक्स देने से डरे, ऐसा ना हो वो टैक्स देने से डरे। जी प्रियंका देखिए, और दूसरी बात, एक पॉइंट मैंने पूछा था, लेट प्रियंका कम इन, मैंने ब्रेक के पहले प्रॉमिस किया था। जी प्रियंका, सिर्फ उसी पॉइंट से जुड़ा हुआ है। दूसरी बात जो है सबसे बड़ा एडवांटेज, देखिए 3 एडवांटेज बड़े, नहीं तीन पे मत जाइए जफर इस्लाम जी। एक मैंने पूछा था टैक्स बेस बढ़ेगा, फॉर्मल सेक्टर में ज्यादा एम्प्लॉयज आएंगे। जी प्रियंका। नहीं, मेरा बस यहाँ पे मानना एक चीज है, आपने कहा किसानों की बात चल रही थी, आपने डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जहां से सबसे ज्यादा उनको क्रेडिट फैसिलिटी मिलती थी वो सब में डिस्पर्स करना बंद कर दिया है। जो डिस्पर्स कर रहे हैं वो प्राइवेट मनी लेंडर्स कर रहे हैं, जो बड़े बड़े इंटरेस्ट रेट पे इनको दे रहे हैं। तो जो किसानों के फायदे की बात है वो भारतीय जनता पार्टी ने तो बात कभी की नहीं है, और गरीबों की ये बात करते हैं। गरीब जो वापस अपने जो शहर आए हैं काम करने, वो शहर छोड़कर वापस गांव जा रहे हैं, गांवों पे जो डिस्ट्रेस पड़ रहा है उसके बारे में इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो यही तकलीफ है। प्रधानमंत्री ने जब 8 नवंबर को बोला था, उन्होंने इसको बोला था कि ये एक लॉन्ग टर्म मेजर है, डीमोनेटाइजेशन एक ऐसी तीर उन्होंने छोड़ी है जिससे सारा काला धन सफाया हो जाएगा, काउंटरफीट करेंसी खत्म हो जाएगी, टेररिज्म खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री उस बात को अभी भी मेंटेन कर रहे हैं। अब आकर आप लोग ये बताएंगे कि हाँ, डीमोनेटाइजेशन के साथ और भी लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने के लिए हमें ये पॉलिसी लानी पड़ेगी, ये पॉलिसी लानी पड़ेगी। ये एक मैं कहूंगी शिफ्टिंग ऑफ गोल पोस्ट हुआ। पहले प्रधानमंत्री ये बताएं कि डीमोनेटाइजेशन से अचीवमेंट क्या हुए, किस किस को फायदा हुआ, कितना काला धन मिला, उसके आंकड़े हमें पहले दीजिए। आप जवाब देते रहिए। एक मिनट जवाब, एक सेकंड, मैं आई जस्ट एंड वेरी क्विकली। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, एक मिनट, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर आप एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स, यू हैव इंटरप्टेड मी कॉन्स्टेंटली, मैंने मौका दिया है, सुनील अलग को मैंने मौका दिया है, अंत में सबको मौका मिले अपने पॉइंट रखने के लिए। सुनील अलग जी बोलिए, संक्षेप में सुनील अलग जी। जब मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स देते जाएंगे कि सारा ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा, सारा करप्शन खत्म हो जाएगा, किसी देश में नहीं हुआ। एक सेकंड, मैं सिर्फ खत्म कर रहा हूं अपना, किसी देश में नहीं हुआ है कि करप्शन फ्री हो गया हो, कैशलेस हो गया हो, सब कुछ। तो यू हैव टू कम इन टू द ग्रे एरियाज। कोई भी नहीं कह रहा कि सब खत्म हो जाएंगे। एक चीज मैं कह रहा हूं, जो उन्होंने कहा कि मैं कह रहा हूं मुझे 1 फरवरी तक दीजिए, मैं कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं। मैं शुरुआत से कह रहा हूं कि एक डिमोनेटाइजेशन अकेले इज नॉट द करेक्ट स्टेप। आप बजट के लिए इंतजार कीजिए। 1 फरवरी के बजट के बाद अगर किसानों के पास कुछ नहीं आया, अगर एम्प्लॉयमेंट कहां से आएगी? जब वो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करेंगे, एम्प्लॉयमेंट आएगी। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि फरवरी के बाद अगर बजट भी खराब है तो डिमोनेटाइजेशन खराब है। आप तब तक तो इंतजार कीजिए। और सब लोग को ये देखिए, डिमोनेटाइजेशन हो गया है, पॉजिटिव सजेशन चाहिए। सब लोग यही कह रहे हैं कि ये गलती हुई, वो गलती हुई। अब ये हो गया है, आप दीजिए कोई पॉजिटिव सजेशन जो गवर्नमेंट को कुछ कर सके उसके साथ। सुनील अलग जी, आपके ऑप्टिमिज्म को मैं अप्रिशिएट करती हूँ, आपके ऑप्टिमिज्म को मैं अप्रिशिएट करती हूँ, उनको देते हैं। लेकिन वेणु जी ऑप्टिमिज्म डिपेंड करता है आपकी आज की स्थिति पर, जिसकी नौकरी गई हो, अगर वो एक लेबरर है तो वो कितनी ऑप्टिमिज्म फील कर रहा है, वो सवाल है। वेणु जी जो खुद अपने आप को सर्वज्ञानी समझते हो। वेणु, अंत में आपका कमेंट। वेणु की आवाज, जिनको लगता है एक डीमोनेटाइजेशन। जी वेणु प्लीज गो अहेड, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। वेणु प्लीज क्विकली सर। सुनील, अच्छा मैं प्रियंका, मैं सुनील अलग जी एक पॉजिटिव सजेशन मांग रहे थे, तो मैं ये कहूंगा कि ये सरकार को बजट पे एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तमन्ना, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इन्होंने एक आंकड़े दिए हैं 10 नवंबर के बाद जो नए इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जो आते हैं, जो पहले से कम आ रहे थे, मगर जो उसमें भी 50% की गिरावट आई है नए इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में। और ये बजट को बिल्कुल देखना पड़ेगा कि किस तरह इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को नए इन्वेस्टमेंट आधे हुए हैं, नए इन्वेस्टमेंट आधे हुए हैं। हो जाएगा। देखिए जो शॉक थेरेपी जो मिली है अर्थव्यवस्था को, उसके बाद
क्या फिर से वो और तगड़ी हो जाएगी, ये सवाल है। हमने लोगों से पूछा, बिल्कुल आप कह सकते हो कि बटी हुई राय है, थोड़ी सी ऑप्टिमिज्म ज्यादा है। 53% कह रहे हैं कि फायदा होगा, 43% कह रहे हैं कि नुकसान होगा। सवाल है कि एग्जैक्टली क्या फायदा होगा और कब तक। जल्द से जल्द सरकार को इसका जवाब बिल्कुल देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।